Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, आज पूरे पाकिस्तान में हम बात करें लाहौर की, बात करें पिंडी की, कल कराची में बारिश हुई थी तो मौसम बड़ा अच्छा रहा। आधा दिन तो लोगों का पकोड़े खाने में निकल गया। और अगर हम बात करें पिंडी की तो लोग गए देखने के लिए मैच, लेकिन मायूस होकर वापस आ गए बिकॉज बारिश ना रुकी। तो ये तो जनाब हो गया दोनों मैचेस की कहानी, क्योंकि दोनों के दोनों मैचेस कॉल्ड ऑफ हो गए, दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया है। और अब हम जल्दी से लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द पॉइंट्स टेबल। जनाब, मुल्तान सुल्तान ने 6 मैचेस खेले, 5 जीते 1 हारे with the points of 10, having a net run rate of 1.154. Then on number 2 we have Cotton Quetta Gladiators. Janab, they have played 6 matches, won 4, lost 1 with the points of 9 with the net run rate of 0.313. Then we have gotten on number 3 Peshawar Zalmi. They have played 6 matches, they have won 3 matches, lost 2 with the points of 7 with the net run rate of minus 0.285. Then we have gotten Islamabad United. Then we have gotten Karachi Kings, and bottom of the table we have gotten Lahore Qalandars. जनाब 7 मैचेस खेले, 6 हारे और 1 पॉइंट इनको मिल चुका है बिकॉज ऑफ कोर्स बारिश हुई थी, एक पॉइंट दोनों को मिलना था विद द नेट रन रेट ऑफ माइनस 0.948। ये डिस्कशन तो हो गई हमारी पॉइंट्स टेबल के एतबार से। तो प्रॉमिसिंग टीम मुल्तान सुल्तान, देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, देन पेशावर ज़ल्मी और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब देखना ये है कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बाउंस बैक कर पाती है, क्या वो जगह ले लेगी पेशावर ज़ल्मी की या नहीं। अभी कबल वक्त है, कल एक और मैच है जनाब, 19th मैच होगा बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स। याद रहे दोनों के दरमियान अगर हम प्रीवियस मैचेस देखें 11 मैचेस हो चुके हैं। मुल्तान सुल्तान हिस्ट्री के एतबार से 5 मैचेस जीती है जबकि कराची किंग्स 6। लेकिन अगर हम इस टूर्नामेंट में देखें तो जनाब मुल्तान सुल्तान इज शाइनिंग ऑन द टॉप। देखते हैं कि ये कराची किंग्स कल करती क्या है, ये भी एक सवाल है वैसे, बिकॉज कराची से हमारी उम्मीदें तो हैं। अब अगर अनवर अली को उन्होंने ना दिया अपना लास्ट ओवर तो हो सकता है कि कुछ कर हो पाए। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, एनीवेज लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बढ़ते हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट की तरफ। एक तरफ हमें ज्वाइन किया है हमारे फॉर्मर कैप्टन, जी हाँ बात हो रही है सलीम मलिक साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल वेल। एंड जब बात होगी अनवर अली की, जब बात करें बॉलिंग अटैक की, तो वी हैव फॉरगॉटन टेस्ट का बहुत बड़ा नाम। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फॉर्मर सेंसेशनल पेसर अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। तो क्या कहते हैं आप जी? आप कल कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान का मैच है जनाब। आज तो बारिश का दिन गुजर गया, 11 बज गए, हम दोबारा आगे की डिस्कशन करें। बट कराची किंग्स के लिए कल क्या लाया अमल, क्या इख्तियार करना चाहिए इनको? देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों मैचेस कराची किंग्स हार चुकी है और जो मुल्तान के साथ उनका मैच है, मुल्तान अपने सारे मैच ऑलमोस्ट जीती है। एक मैच शायद पेशावर से वो हारे थे। तो जो मुल्तान की स्ट्रेंथ थी वो उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक था, और फास्ट बॉलिंग जो अटैक था उनको लाहौर और जो मुल्तान की कंडीशंस थी ओवरकास्ट, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। अब सडनली एक चेंज आएगी, वो कराची में जाकर उनको ड्राई पिचेस पर खेलना होगा जहाँ पे जो स्पिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मौजूद है। तो अब देखें कि अब मुल्तान ने बेसिकली जो पिक्स किए हैं अर्ली पार्ट में, उन्होंने मोहम्मद अली को लिया था तो उन पिचेस के हिसाब से उन्होंने सूट किया उसको। अब कराची के लिए उन्होंने एक फैसल अकरम को उन्होंने ऐड किया, उसके बाद उसामा मीर उनके साथ खेल रहे हैं, और एक अली माजिद है, चाइना मैन स्पिनर है, बहुत अच्छे हैं वो खानेवाल के, उनको भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया। तो इनकी जो पिक्स हैं, जिस तरह कोयटा की है, उन्होंने उस्मान तारिक को लिया था, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका स्ट्रॉन्ग हुआ। तो इस तरह मुल्तान ने भी अपना जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि उनको एज इट पता था कि कराची में मैचेस होने वाले हैं। तो अब देखें कि कराची अपना शेल तोड़ने में कामयाब होती है नहीं, क्योंकि कराची की टीम स्ट्रगल कर रही है। जो उनके स्पेशली ये बॉलिंग यूनिट है उतनी उसमें डेप्थ नहीं है। जाहिद महमूद को शमसी की जगह पे खिलाया है, मगर अब देखें कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करने में कामयाब होते हैं नहीं। मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान के चांसेस काफ़ी बेहतर। आपको लगता है जहां ये बात हो रही है कि कराची स्पिनर्स को हेल्प कर रहा है, हमने देखा मुल्तान और लाहौर की बात करें तो पेसर्स को किया, हम पिंडी को कैसे भूल सकते हैं? आज एक मैच होता, चीजें सामने आती। बट सर आई विल कम टू यू आल्सो कि जो पिंडी की पिच है वो कैसे, वो किसको फेवर करने वाली है? देखिए, जो लास्ट ईयर जो इस ग्राउंड्स में मैचेस हुए थे उसमें तो बहुत बड़े बड़े स्कोर हुए थे। मेरा ख्याल 240 भी चेज हुआ था, फिर 260 चेज हुआ था। कमाल है। तो ये उस ग्राउंड की खसूसियात है कि वहाँ स्कोर बहुत बड़े बड़े हुए थे। तो ये आपको मे भी अगर ड्राई कंडीशन थोड़ी सी मिलती है, जैसे आज तो बारिशों की मैच नहीं हुआ,
मेरे ख्याल 2-3 दिन के बाद है। तो मेरे ख्याल यहाँ जो उसकी रेपुटेशन है वो ये है कि बड़ा स्कोर आपको देखने को मिलेगा और वहाँ वही बॉलर कामयाब होगा जो जिसको हम कहते हैं ना क्रिकेट में कि चालाक बॉलर होएगा। अदरवाइज़ यहाँ ड्यू फैक्टर भी रात को आता है और यहाँ बड़ा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। जहाँ बात हो रही है हाई स्कोरिंग मैच की, अब तक का जो हाई स्कोरिंग मैच इस सीजन का रहा है वो जनाब 214 का एक टोटल स्कोर था जो कि मुल्तान सुल्तान ने ही दिया था। तो अब देखते हैं कि जनाब ये कौन तोड़ पाता है रिकॉर्ड। मगर रिकॉर्ड इस्लामाबाद में ही आपको बड़े स्कोर जो नज़र आए थे ना वो इस्लामाबाद इधर ही आए थे 240 260। तो लाहौर बाकी जगह इतना स्कोर नहीं आता। कराची तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना 150-60 से ऊपर गए ही नहीं थे। बहुत स्लो पिच हैं। आपको कराची में अच्छी स्कोर नज़र नहीं आएगा अनलेस के बहुत ही कोई ब्रिलियंट इनिंग खेल दे। अदरवाइज अब बड़े स्कोर आपको इस्लामाबाद में नजर आए। अच्छा, इसमें सलीम भाई एक मैं चीज़ ऐड करूंगा कि देखें कि जो कराची में आपको लो स्कोरिंग है क्योंकि अब जिस तरह के पिचेस फ्रेश पिच पे भी स्कोर नहीं हुआ, उस पर भी बॉल ने टर्न लिया और स्लो हुआ बॉल, तो इस वजह से बैट्समैन परेशान हुए हैं। अब अगर लाहौर और मुल्तान की जिस तरह हमने बात की थी कि अगर थोड़ा सा लेट वहाँ पे जाते तो वो वहाँ पे बड़े स्कोर हो सकते थे क्योंकि जिस ड्यूरेशन में खेले हैं मुल्तान लाहौर में वो कंडीशंस सीमर्स को हेल्प कर रही थी। मगर पिंडी में अगर आप देखें ना पीछे जो टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उसमें भी एक रोड पिच बनाई थी और मेरा ख्याल है कि 500 रन कर दिए थे 75 ओवर्स में इंग्लैंड ने। जैक कराली डबल सेंचुरी कर गया था और आईसीसी ने इसको डी नोटिफाई भी कर दिया था। एक डी नोटिफाई पॉइंट होता है वो भी इस पिच को मिला। बिल्कुल रोड पिच है और उसके बाद जो बाउंड्री है वो भी काफ़ी छोटी है। तो जो T20 का अगर मेरा ख्याल है कि किसी ने मज़ा लेना है तो वो पिंडी में आपको आएगा। अगर बारिशें वगैरह ना हुई और मौसम साफ हुआ, धूप निकलती रही तो मेरा ख्याल है कि बड़े स्कोर होंगे इस पिंडी के ग्राउंड में। किसी ज़माने में फैसलाबाद की पिच के बारे में ऐसे कहा जाता था, लोग आगे कहते थे हमने इधर बॉलर स्पेशली कि हमने यहाँ बॉलिंग नहीं करनी। मुझे याद है लिली ने कहा था मैं और गौतम ने कहा था मैं मदर इन लॉ को भी जुआऊँगा। मतलब इतनी बैटिंग के लिए इतनी अच्छी साजगार थी। तो ये मेरा ख्याल पिंडी की भी ऐसी ही है। पिंडी की भी ऐसी है। अच्छा, जहाँ ये सारी डिस्कशन हो रही है वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि राशिद के ना होने से हमने पहले भी डिस्कशन करनी थी क्योंकि देखिए जी आज लाहौर का भी मैच था जो कि नहीं हो सका पेशावर ज़ल्मी के साथ। राशिद की कमी ना बड़ी नज़र आई है हमें इस बार। बट अगेन राशिद के ना होने से सलमान फयाज या जॉर्ज लिंडे ये अपनी जिम्मेदारी निभा सकते थे। आई कम टू यू, ये भी इम्पैक्ट ना लेके आ सके, क्या ये सिर्फ और सिर्फ राशिद पे ही डिपेंड कर रहे थे? देखिए आप राशिद वर्ल्ड बेस्ट मेरा ख्याल है कि जिस टीम में भी होता चाहे अफगानिस्तान से खेल और अफगानिस्तान आपको पता है कि जिस तरह निस्बतन वीक टीम है, मगर जो अफगानिस्तान का सक्सेस रेट है वो राशिद की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। उसके बाद जो जिन फ्रेंचाइज से खेलता बिग बैश में या IPL में वहाँ पे भी वो डिफरेंस क्रिएट करता है। आप देखें लास्ट 2 ईयर्स में वो जो लाहौर कलंदर से डिफरेंस क्रिएट हुआ, लाहौर कलंदर चैंपियन बनी। तो मेरा ख्याल है कि इनको जो राशिद की इंजरी थी वो काफ़ी पहले थी IPL से पहले, तो जो ड्राफ्ट में उनको एक जो अच्छा स्पिनर उठाना चाहिए था जो राशिद की रिप्लेसमेंट होता। इन्होंने ये पार्ट टाइम उठाया। मेरा नहीं ख्याल कि जो जॉर्ज लिंडे था वो पाकिस्तान की पिचेस पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। दूसरा जो इन्होंने लड़का उठाया सलमान फयाज, उसकी भी कोई इतनी ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं है। आप देखें जो इन्होंने पिक की है जिस तरह कोयटा ने किया तो उन्होंने उस्मान तारिक की पास्ट परफॉर्मेंस लेके किया। उसके बाद ये सिंध प्रीमियर लीग का मैंने पेशावर ने फाइनल में 5 आउट कर गया। पेशावर में जो आरिफ याकूब को किया बहुत अच्छी पिक है, फैसल अकरम को जो किया और अली माजिद को मुल्तान ने किया बहुत अच्छी पिक है। मगर आप एक ड्राफ्ट में आप पिक भी कर रहे हैं और उसके बाद वो जो आपकी जो स्पिन डोमिनेट पिचेस हैं वहाँ पर वो अपना कोटा भी कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक क्वेश्चन मार्क था इनकी पिक पे जो इन्होंने टीम सिलेक्शन की है लाहौर कलंदर की टीम में। नहीं उसमें देखो ना रऊफ, लाहौर कलंदर की राशिद तो नो डाउट इस वक्त दुनिया में सबसे बेस्ट बॉलर लेग स्पिनर वो है। उसकी कमी देखे बाकी टीमों ने जिन जिन को अपनी कमी नज़र आई उन्होंने रिप्लेसमेंट उसी वक्त की। मगर लाहौर क्यों पीछे रह गया? क्योंकि लाहौर ने अपने लोगों पे काम ही नहीं किया। वो उसी में फंसे रहे कि हमारे फास्ट बॉलर रऊफ़ और शहीन और बाकी जो फास्ट बॉलर ज़मान ये तीनों ही हमें मैच जितवाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको उसी टाइम नज़र आ जाना चाहिए था कि रऊफ़ की परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से अच्छी नहीं है। शहीन को खुद रियलाइज़ करना चाहिए था कि मैं खुद अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। ज़मान तो उन सबसे बुरी बॉलिंग कर रहा था कि नया बॉल उससे होता ही नहीं है। तो बाकी टीमों ने चेंज की, लाहौर कलंदर उधर ही फंसा रहा। उसने कहा कि हम इन्हीं से जीतेंगे, हम पठान हैं, हम इधर से ही शुरू करेगा। वो एक चीज़ में फंस गया और वो देखें कहाँ बॉटम पे चली गई। ये चीज़ें मैनेजमेंट को भी सोचनी चाहिए। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ ये बात डेफिनेटली बनती है, यू इवॉल्व विद द टाइम। आप एक ही
स्क्वाड के साथ नहीं रह सकते, आपको देखना है कि हमारे लिए कॉम्बिनेशन क्या बेहतर रहेगा। अगर राशिद नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी कौन निभा सकता है? जैसे कि रऊफ साहब ने कहा कि लिंडे शुड नॉट हैव बीन इंक्लूजन, कोई और होनी चाहिए थी। वो कौन होनी चाहिए थी? ये ब्रेक से वापस आते हैं पूछते हैं कि अगर लिंडे ना होते तो कौन होते। कीप वॉचिंग PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and Refresh by Coke. जनाब ब्रेक पे जाने से पहले रऊफ साहब ने एक अपनी सजेशन दी कि लिंडे शुड नॉट हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्लेइंग 11। तो मैं आपसे पूछती हूँ, लिंडे ना होते कौन होता? और पाकिस्तानी नहीं, अगर हमने फॉरेनर प्लेयर ऐड करना ही था ओवरसीज, तो वो कौन होता इनकी रिप्लेसमेंट में? देखिए फॉरनर का तो मैं नहीं कह सकता कि कौन हो सकता है, मगर ये पाकिस्तान में प्लेसमेंट उसकी यही होनी थी। हाँ, जो इनके पास ऑप्शंस थी पाकिस्तान में काफ़ी थे, क्योंकि इनको वर्कआउट पाकिस्तान के डोमेस्टिक पे करना चाहिए था, क्योंकि फॉरेन से आके प्लेयर आपको यहाँ पर मैचेस नहीं जितवा सकते, जो स्पिनर्स हैं स्पेशली। अगर आपके अपने लोकल, जिस तरह उस्मान तारिक ने बड़ी एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, उसके बाद आरिफ ने की है, जायद ने कल अच्छी बॉलिंग की है, ये इन्होंने फैसल अकरम को पिक किया, इसी तरह मुल्तान ने अली माजिद को पिक किया। तो इनको इस तरह एक नज़र में रखनी चाहिए थी। जब तक आप अपनी डोमेस्टिक के वर्क नहीं करेंगे और अपने जो डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स हैं, जो अमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उन पर नज़र नहीं रखेंगे, तो फिर आप इसी तरह ये मुश्किलात का शिकार होंगे। क्योंकि फॉरन तो आपने चलो पिक कर ली, मगर आपके जो लोकल यहाँ से जो आपने पिक करना था, अगर आप उसको मैच ही नहीं खिलाते, उसको आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, तो आपका यानी कि आपके लिए फ्रूटफुल ही नहीं है, तो फिर आपको उसको पिक करने का क्या फ़ायदा है, उसको टीम में रखने का क्या फ़ायदा? तो ये एग्जैक्टली इनके साथ हो रहा है। जो बाकी टीमों ने पिक किया, हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने अपनी टीमों को ऊपर लेकर गए, मैचेस जितवाए हैं उन्होंने, मगर इनके जो हमारे प्लेयर्स हैं वो फिर इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। और जहाँ ये बात हो रही है मगर फॉरन देखे ना, जो 4 प्लेयर तो खिलाने ही खिलाने ना रहो, तो राशिद की जगह तो लोकल नहीं खेल सकना था ना, वो तो आपको बाहर से खिलाना ही पड़ना था। तो उसके लिए मेरे ख्याल इन्होंने इनको हासा रंगा थे श्रीलंका के, वो भी नहीं, वो जंपा क्या, वो ऑस्ट्रेलिया के, वो भी लेग स्पिनर नहीं आते, वो इधर पाकिस्तान में। श्रीलंका नहीं आता? आया मेरा ख्याल अनफिट हुए हैं या कुछ नाम था उसका मेरे ख्याल जंपा का। हाँ अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे हम आज शाम को डिस्कशन कर रहे थे कि एशिया कप में जब बारिश हुई थी तो उनके इंतजामात और हमारे इंतजामात में क्या फ़र्क है। यहाँ पे अगर बारिश आज आपके सामने है, दोनों के दोनों मैचेस बिकॉज बारिश हो रही थी, लेकिन बीच में अगर रुक जाए तो क्या हमारे पास इंतजामात हैं कि हम जल्दी से उनको कोप अप कर सकें? सर यू वर टेलिंग मी समथिंग अबाउट इट, बताइए ज़रा। नहीं, वो तो आपको बताया था कि कराची में तो याशी हो जाती है, लोगों की हफ्ता छुट्टी हो जाती है। मगर मुझे याद है एक दफ़ा ना, चूँकि ये रोज़ हमने PSL पे बात कर कर के थोड़ा से मेरे ख्याल कुछ आपको वाक़यात सुना कुछ है ना। हमारा ऑस्ट्रेलिया में मैच था जी, टेस्ट मैच, और ब्रिस्बेन में मैच हो रहा था, और वहाँ ना बहुत तूफ़ानी बारिश आई, और वो उसका थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम ना नीचे है। अगर रऊफ का इत्तेफाक हुआ ब्रिस्बेन में खेलने का, तो वहाँ ना मतलब इतनी बारिश थी कि पानी ड्रेसिंग रूम के अंदर आ गया, और हमारे जो वो थे ना, हमारे किट बैग वगैरह, वो बेंच याद है ना, वो बेंच रखे होते हैं उन्होंने, तो हमने उठा के उसके ऊपर रखा। इतनी बारिश, ग्राउंड नज़र नहीं आ रही थी, फुल बारिश, और थोड़ी सी ग्राउंडें उनकी यूँ होती हैं। अच्छा, अब ना जेड भाई ज़हीर अब्बास हमारे बहुत बड़े पाकिस्तान के प्लेयर हैं, वो ना वो थोड़े से ना वो कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, और उन्होंने कहा यार मेरा आज बड़ा दिल था बैटिंग करने को, और मैंने तो आज उड़ा के रखना। और ये टी से 1 घंटा पहले तक बारिश होती रही, मतलब आखिरी दिन था, मैच शुरू हो गया। अब मैं आधे घंटे के बाद बारिश रुकी है, और हम सोच रहे हैं कि यार अब तो होटल जाएंगे, तो मैच शुरू हो गया आधे घंटे बाद। वैसे ड्राई उन्होंने उनकी ग्राउंड का ड्रेनिंग सिस्टम, आपकी जो बात कर रहे हैं कि आधे घंटे के बाद जहाँ पानी नज़र नहीं आ रहा, खड़ा नहीं हो, देख नहीं सकते थे आप ग्राउंड को, आधे घंटे बाद उन्होंने ड्राई करके मैच शुरू करवा दिया। अब आधे घंटे के बाद जब मैच शुरू हुआ तो हमारी बारी आई, टॉमसन और लिली बॉलिंग करने वाले थे। और जब मैच शुरू हुआ तो हम आधा घंटा पहले पाकिस्तान टीम मैच हार चुकी हुई थी। इतनी तेज उन्होंने बॉलिंग की,
और हम सारे रास्ते यही सोचते रहे यार ये मैच ना ही होता, जेड भाई ने प्रैक्टिस करनी। जेड भाई को इधर मुझे याद है उस वक्त बॉल लगी थी और शायद उनका रिब फ्रैक्चर भी हुआ था। तो ये वहाँ का ये आलम है कि इतनी बारिश के बावजूद आधे घंटे बाद मैच शुरू हो गया था। हमारे यहाँ तो जैसे मैंने कहा लाहौर बारिश हो जाए तो सारे लिबर्टी का पानी आ जाता था। अब शुक्र है इन्होंने ठीक किया और कराची में भी इनको करना चाहिए। और जो आप बता रहे हैं कौन से सन की बात है, क्योंकि उस जमाने में अगर इतना बेहतरीन था वहाँ पे सिस्टम, तो अब आप खुद देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया में तो हमेशा से रहा, ये 85-86 की बात है जी, जब हमने टूर किया था। अब तो उसके बाद आप लगा लें कितने साल हो गए हैं, बहुत सारे। ये तो और अभी तक हम कराची नहीं ठीक कर सके। ये मेरी पैदाइश की पहले की बात है। और अब देखिए, मतलब अब तो चाहे अब भारत को ही ले लें, मतलब क्या बात कर ले, लेकिन जो पाकिस्तान है ना, वी हैव टू इवॉल्व। जहाँ बात हो रही थी कि हमारी जो स्क्वाड है या लाहौर कलंदर्स के एतबार से बात हो रही थी कि उनको भी इवॉल्व होना है विद द टाइम। उनको देखना है कि हमारे कॉम्बिनेशंस और क्या हो सकते हैं, मैचअप क्या हो सकते हैं। वहीं पे ये हम पे भी लागू होता है कि हम भी कुछ सोचें कि भाई कैसे करना है। वैसे दो टीमों को सोचना चाहिए सारा, एक तो लाहौर है और दूसरी कराची है, क्योंकि कराची पिछले 2 सीज़न से अच्छा नहीं कर रही, 2-3 सीज़न हो गया मेरा ख्याल बॉटम पे जा रही है। तो लाहौर को तो 100% सोचना चाहिए, क्योंकि बीइंग लाहौरी हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब लाहौर हारती है। तो चूँकि पिछले 2 साल से जीती है तो उनकी टीम में बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है, स्पेशली उनकी बॉलिंग बहुत वीक हो चुकी है। बैटिंग तो फिर भी आप सोच सकते हैं कि वो काम चला लेंगे, पर बॉलिंग उनकी बहुत वीक हुई है। और कराची तो बिल्कुल ही जिन्होंने पंजाबी जिन्होंने कहते हैं ना बेरा पट्ठाई बिठाता है उन्होंने, वो सलमान को उस पर सोचना चाहिए कि आपकी टीम में जो अच्छा नहीं कर रही। कराची वाले, हमारा इतना बड़ा शहर है, आप भी कराची से हैं जनाब। We'll have a detailed discussion on it. Keep watching PSL हंगामा because अभी बहुत सारे सवालात बाकी हैं। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. Now we call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL, in Refresh by Coke. हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस साल बाउंस बैक किया है कि वो सेकंड टेबल पे हमें नजर आ रहे हैं। पॉइंट टेबल के एतबार से बात करें तो सेकंड पोजीशन पे हैं वो। तो इनका हमने कॉम्बिनेशन में तब्दीली भी देखी है, हमने कैप्टनसी में चेंजेस देखे हैं, इस टीम के अंदर बहुत चेंजेस नजर आए हैं। तो सर ये देखिए ना कि ये टीम तो उभर के सामने आ गई है इस बार, जो सफ़र कर रही थी। उसकी रीज़न देखें ना, आपके पिछले जब से ये फ्रेंचाइजी के मैचेस हो रहे हैं PSL, तो उसका कप्तान सरफराज था। तो सरफराज से खुद भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। तो हमेशा जब आप कैप्टन जब परफॉर्म नहीं करता ना, तो वो शायद कप्तानी में भी उस तरह डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बेचारा इतना अंडर प्रेशर रहता है कि मेरे से खुद परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो रोसो के आने से देखे ना, वो खुद बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो चेंज तो आई है ना, पॉजिटिवनेस आई है, लोग प्लेयर उन्होंने चेंज किए हैं, स्पिनर मुख्तलिफ लेके आए हैं। तो एक कप्तान के चेंज होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मेरा ख्याल है मुझे तो सबसे बड़ा फ़र्क यही नज़र आया है कि उसकी कप्तानी की वजह से सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। What do you think कोयटा ग्लैडिएटर्स की स्ट्रेंथ क्या है? उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनका स्पिन या उनका पेसर? देखिए, उन्होंने जैसा सलीम भाई ने बात किया, बड़ा बैलेंस स्क्वाड उन्होंने सेलेक्ट किया है। उसमें जो उनके बैट्समैन है वो भी इनफॉर्म है। आप देखें कि रोसो भी स्कोर कर रहा है, उसके बाद जैसन राय हर दूसरे मैच में वो स्कोर कर देते हैं। उसके बाद फिर नीचे जिस तरह रदरफोर्ड ने मैच फिनिश किया है कल, वो आउटस्टैंडिंग था। मसलन कि जो जितने भी इनफॉर्म वर्ल्ड क्रिकेट के प्लेयर हैं उन्होंने पिक की है। ये नहीं कि पास जो गुजर चुके हैं उनका पास्ट रिकॉर्ड देखे उन्होंने नहीं पिक किया, और जो करंट इनफॉर्म बैट्समैन है उन्होंने वो पिक किया। उसके बाद ख्वाजा नाफे आप जिस तरह देखेंगे सोशल मीडिया से उसको उठाया। फिर जो पाकिस्तान के करंट जो बैट्समैन है साउथ शकील, वो भी इनफॉर्म है, स्कोर कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम उनको स्पिनर भी उनके बहुत देखो ना प्रॉब्लम, हाँ जी, सिर्फ सरफराज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो कि आउट ऑफ फॉर्म है। अगर वो भी इनफॉर्म होते तो मेरा ख्याल है कि और रिजल्ट इनकी और बेहतर होते। दूसरा जो उनकी स्पिनर की जिस तरह सलीम भाई ने बात किया, पिक वो आउटस्टैंडिंग है। इन्होंने
अबरार देखें पाकिस्तान के इस वक्त मोस्ट प्रीमियर स्पिनर है, वो इनकी टीम में है। फिर जो जिस तरह अभी आपने सवाल पूछा था लाहौर कलंदर का कि फार्मर पिक उन्होंने क्यों नहीं अच्छी की, आप देखें कि अकील हुसैन जो सूट करती है यहाँ की विकेटें उनको, तो और उन्होंने शुरू में यहाँ पर जो लाहौर और मुल्तान में मैचेस हुए उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला है, आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है। अभी कराची में भी वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, तो उन्होंने उनको पिक किया और उसके बाद जो पाकिस्तान से उनकी पिक हुई है उनकी जो देखेंगे जो आई थी वो बड़ी कीन थी, अपनी जो ऑब्जर्वेशन भी अच्छी थी, जो अपना लोकल इमर्जिंग टैलेंट था उस पर उस्मान तारिक यहाँ पे लोकल लेवल पर परफॉर्म कर रहा था, उन्होंने उसको अपनी फ्रेंचाइज का हिस्सा भी बनाया, उसको चांस भी दिया और उसने डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें थी जिन्होंने कोटा ग्लैडिएटर को अभी तक इस टूर्नामेंट में काफ़ी सक्सेस दिलाई है। नहीं, इनकी मैनेजमेंट देखे ना, उनकी मैनेजमेंट ने ये इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यार हमारी टीम क्यों नहीं जीत रही। रऊफ उन्होंने देखो एकदम अपनी मतलब सरफराज को किया, अपनी टीम में स्पिनर कम्बिनेशन बेहतर किया ना। उसके मुकाबले में अगर आप कराची की तरफ चले जाएं तो कराची के भी हालात ऐसे ही थे ना, उनकी कम्बिनेशन उनका है ही नहीं। तो ये टीम तो बनती है एक कम्बिनेशन से, कभी एक आप अच्छे बैट्समैन ले लें, अच्छे बॉलर ले लें, आप नहीं जीतेंगे जितनी देर एक कम्बिनेशन अच्छा नहीं होएगा। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ उसकी कोहली के टीम की, कि उनकी टीम में उसके होते हुए AB डिविलियर जो बेस्ट प्लेयर था दुनिया का इस T20 में और वैसे भी जितना बड़ा नाम था, वो 200 प्लस स्कोर करते थे हर मैच में और मैच हार जाते थे क्योंकि उनकी बॉलिंग ही नहीं थी। तो यही हाल लाहौर कलंदर का था। आपको याद है मैंने शुरू में भी कहा था कि लाहौर कलंदर जितना भी ये मैच नहीं जीतेगी, उसकी रीज़न ये है कि उनकी बॉलिंग ही नहीं है। तो जब आपकी बॉलिंग डिफेंड ही नहीं कर सकेगी तो आप किस तरह मैच जीत सकते हैं। आपकी बॉलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। सर आपने डिस्कशन की, जिक्र किया अजीम खिलाड़ी, तो जहां अजीम खिलाड़ी की बात हो रही है वहां पे आई हैव गॉटन समथिंग टू डिस्कस, लेकिन उसके लिए वी हैव टू, अभी तो हमें जाने ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं एंड वील हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द लेजेंड्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। कीप वाचिंग PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Break पे जाने से पहले we were having a discussion on the legends of cricket की दुनिया जनाब। और अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज के दो बड़े प्रोमिनेंट खिलाड़ी जनाब, विव रिचर्ड की बात करें या बात करें गैरी सोबर की, सर यू हैव सीन देयर इनिंग्स अगर आज के दौर में होते, बिकॉज उस दौर में तो T20 था ही नहीं ना, अगर ये आज के दौर में होते, इनका क्या स्ट्राइक रेट होता है, इनकी क्या इनिंग्स होती, और क्या आज की अगर हम बात करें भारत की या पाकिस्तान की, कोई ऐसा खिलाड़ी है जो कहीं इनके आसपास हो कहीं? वैसे अच्छा ये सवाल है। आपने जैसे आपने कहा ना कि मैं उस वक़्त पिछले कोई सवाल हो रहा था कि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, 85 था ना। तो शुक्र है हमें भी कहने का मौका मिला। गैरी सोबर को मैंने नहीं देखा खेलते। बहुत छोटा था, ये था ही नहीं शायद। तो जैसे आपने कहा था ना, तो शुक्र है हमें भी मौका मिल गया। मगर सर गैरी सोबर बहुत बड़ा नाम था दुनिया में, और उनकी इनिंग्स मैंने वीडियो में देखी हैं, वायरल हुई थी। एक 6 छक्के सबसे पहले उन्होंने मारे हुए हैं, जो कि उस वक़्त कोई सोच नहीं सकता था ना। उस वक़्त की क्रिकेट में तो बंदे वो कहते ना भंग पी के आते सो जाते थे, 3-3 दिन बारी लेते थे, स्कोर करते थे। अच्छा। मगर वो बंदा उस वक़्त उसने काउंटी मैच में 6 छक्के मारे थे और बड़ा तेज़ खेलते थे और बड़ा खूबसूरत प्लेयर था, जो हम अपने सीनियर से सुनते रहे हैं उनके बारे में। विव के साथ मैं खेला हूँ, इसलिए विव का जो प्लेयर था वो मेरा ख्याल है उससे बड़ा प्लेयर शायद ही हमने देखा हो। रऊफ भी ने भी देखा है उनको खेलते हुए, और वो आजकल की क्रिकेट में अगर होता ना जी, तो वो तो ठुड्डे मार के छिक्के मारता, क्योंकि वो मेलबर्न की ग्राउंड में जो 100 गज की बाउंड्री में लोगों में क्राउड में छिक्का मारता था और क्राउड में गिरता था, मतलब 110-20 गज का छिक्का मारता था। तो आजकल तो टॉप एज लगती है, एज लगाया और छिक्का हो गया। तो वो तो उसने तो, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, विव की कोई बात आपने सवाल किया था कि विव तो फास्ट बॉलरों को मैंने भागते हुए देखा हुआ है, उसको बॉलिंग करते हुए। इवन हमारे स्कीपर भी कई दफ़ा कहते थे यार ये बड़ा पागल है, ये तो आगे से पुल मार देता है।
तो लोगों को फास्ट बॉलर को उससे घबराते हुए देखा है। तो ये दो बड़े ऐसे नाम थे। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे प्लेयर उस वक़्त के गुजरे हैं जो न्यूजीलैंड के जो भी आप नाम ले रहे थे, मार्टिन क्रो, क्या बात है, क्या प्लेयर था वो। और बहुत सारे प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जैसे बॉथम टाइप थे जो तेज़ खेलते थे, मारते थे, छक्के भी मारते थे, बॉलर तो था ही। तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जिनका आप जिक्र कर सकते हैं। अगर आज की क्रिकेट में होते 50 गज वाली में तो बहुत, मैं कहता हूँ आपको मज़ा आता देखिए। और जहां बात हो रही है विव रिचर्ड की, उन्होंने अपना जो है ना बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन जो है ना वो पुट अप किया है रिगार्डिंग उस्मान तारिक की इनिंग कि भाई क्या शानदार इनिंग्स है। तो देखिए ना रऊफ जी, जब कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो दुनिया में बात होती है उसके ऊपर। देखिए मेरा ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने बात की है कि विव रिचर्ड एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, और मेरा ख्याल है कि जिसने विव रिचर्ड को क्रिकेट खेलते हुए देखा है उसके बाद वो किसी से भी उस जनरेशन के किसी भी आदमी से पूछें जिसने विव रिचर्ड को देखा, तो वो उससे आप पूछेंगे आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, तो वो स्ट्रेट अवे यही नाम लेगा, विव रिचर्ड। क्योंकि जिसने उनको देखा वो किसी और का नाम ले ही नहीं सकता। ये वो बहुत एक लेजेंड था अपनी तरह का, एक आप उसको कह सकती हैं किंग ऑफ क्रिकेट, वो जेन्युइनली वही थे विव रिचर्ड। और दूसरी तरफ गैरी सोबर्स की सलीम भाई ने बात की है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। देखिए मैं अभी स्टैट्स उनके देख रहा हूँ, 28,000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 8,000 रन उनके टेस्ट क्रिकेट में, और 258 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में। मेरा ख्याल है कि एक मैसिव रिकॉर्ड है। उस जमाने में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा ये रिकॉर्ड ही अचीव कर सकता है। उनके बारे में ये जो कहते हैं कि वो ना स्पिन भी कर लेते थे सर गैरी सोबर, और मीडियम पेसर भी करता है। अच्छा ये क्लास थी, कमाल है, दोनों चीजें करते थे। अच्छा जहां ये बात हो रही है वहां पे, बिकॉज यू बॉलर ऑल्सो, तो आप जब क्रिकेट की दुनिया में आए तो आप किसको देख के आइडियलाइज किया करते थे? देखिए जब हम बचपन में उस वक्त जब स्टार्ट किया था तो 4 जो वर्ल्ड के टॉप ऑलराउंडर थे उनका आपस में कंपटीशन था। उसमें इमरान खान थे पाकिस्तान से, कपिल देव इंडिया से थे, आयन बोथम थे इंग्लैंड से, और सर रिचर्ड हैडली थे न्यूजीलैंड से। तो इनका बड़ा आपस में एक कंटेस्ट होता था, बड़ा हेल्थी कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा विकेट लेगा, कौन ज़्यादा स्कोर करेगा। मगर डेफिनेटली एज ए पाकिस्तानी हम इंस्पायर थे इमरान खान से, और जितनी भी हमारी जनरेशन थी उस ज़माने की, वो स्पेशली फास्ट बॉलिंग में वो इमरान खान से इंस्पायर थे। और उसके बाद वसीम अकरम, दूसरे ऐसे नाम थे जिनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, और इनको देखकर हमने क्रिकेट भी शुरू की। और फिर रऊफ मैं बताऊँ, मैं चूँकि इन चारों के साथ खेला हुआ ना मैं, अच्छा मेरी खुशकिस्मती है कि इन चारों जो टॉप के जो ऑलराउंडर थे इनके साथ खेला था। तो स्किपर चूँकि पाकिस्तान से वो कैप्टन थे, तो उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था जब उनके खिलाफ मैच हो और आप उनसे आउट हो जाओ। आपकी कमबख्ती है, फिर आप छुपते फिरते देखे इससे मैं आउट गया। खासकर इंडिया में कपिल देव से आउट, कपिल देव, रिचर्ड और बोथम से अगर कोई आउट हो गया ना, वो बड़ी लगती थी उनकी। अगर उन्होंने आउट किया है ना तो इनकी कोशिश होती थी कि मैं इनसे ज़्यादा आउट करूं। अगर उन्होंने स्कोर किया है तो इनकी कोशिश होती थी मैं उससे ज़्यादा स्कोर करूं। अगर कोई आउट हो गया उनसे, वो तो छुपता था भी। अच्छा इनका एक मैं ऐड कर दूं, इनके ना आपस में बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है। विकेटों में भी 300 प्लस विकेटें थी इनकी आपस में सबकी, और उसके बाद जो रन थे इनके 4,000 5,000 हज़ार इसके इन बिटवीन थे ये चारों। अच्छा और एक मजे की बात और रऊफ, ये आपस में बड़ी गप्पे मारते थे, और हम में से कोई गप्पे मारे तो उसको डांट पड़ती थी। अच्छा ये जो डिस्कशन हो रही है ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि ये खत्म हो, बल्कि जब तक PSL सीजन 9 जो है ना वो हम ट्रांसमिशन करते रहेंगे, रोज हम ना ऑल टाइम्स फेवरेट की डिस्कशन होती रहेगी। बिकॉज सर मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, लोग बहुत कुछ सुन रहे होंगे, तो हम कहीं किसी जोन में जा चुके हैं। एनीवेज हम इसको मेंटेन रखेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी। कल 19th नंबर ऑफ मैच है बिटवीन कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान। अब देखना ये कि कराची किंग्स कल उभर के सामने आता है या मुल्तान सुल्तान जो है ना वो कल भी बाजी ले जाता है। ऑन दिस नोट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम विच इज सारा बलूच ऑफिशियल। सवाल भेज सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।